हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th का जो पोल्स है। इसका फर्स्ट बुक है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। उसमें जितने भी कार्टून्स हैं उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं या फिर फ्लैग से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं जो 5 नंबर का आता है उसके क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वीडियो हमारा। इस वीडियो में हम फर्स्ट बुक को पूरी तरह से जितने भी आपके कार्टून्स उसमें दे रखे हैं सभी को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में वो दूसरे बुक को हम डिस्कस करेंगे। तो पहले वीडियो का सबसे पहला हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन देगा, ईयू का फ्लैग दे देगा और पूछेगा कि ये ईयू फ्लैग क्या सिग्निफाई करता है। ईयू फ्लैग में टोटल 12 स्टार्स है। 12 स्टार्स सिग्निफाई करते हैं यहाँ पे ईयू के 12 फाउंडिंग मेंबर कंट्रीज़ को और उनके बीच जो सॉलिडारिटी और हारमनी है उसे डिस्क्राइब करते हैं ये 12 स्टार्स जो कि सर्कुलर फॉर्म में बनाए हुए हैं। ये 12 स्टार्स ये शो करते हैं। तो ये था यू के फ्लैग से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है आपका। दूसरा क्वेश्चन है कि आपका ये टाइटैनिक का बोट आ जाएगा और साथ में आइसबर्ग आ जाएगा। टाइटैनिक के बोट में जो देखोगे तो वहाँ पे यू का फ्लैग बना हुआ है और सीधे आइसबर्ग बना हुआ है। ये कार्टून डिपिक्ट कर रहा है यूरोपियन यूनियन के इनिशिएटिव को। कौन से इनिशिएटिव को? क्योंकि यूरोपियन यूनियन का आपको पता है कि करेंसी एक है। सारे कंट्रीज, ज़्यादातर कंट्रीज करेंसी एक मानते हैं। एंथम है, फ्लैग है उसका। पर बहुत सारे प्रैक्टिसेस हुए वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के कि जितने यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज़ हैं वो सारे मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे और सारे कंट्रीज उसी कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेंगे। पर ये कभी भी सफल नहीं हो पाया। 3-4 बार प्रयास हुए पर ये कभी भी सफल नहीं हो पाया। तो उससे रिलेटेड यहाँ पे बनाया गया है इस तरह से कि टाइटैनिक का बोट है यूरोपियन यूनियन और आइसबर्ग जो है बार बार बीच में दिक्कत दे रहा है। सारे कंट्रीज कभी भी मान नहीं पाए इस बात पे। तो इसलिए आज तक यूरोपियन यूनियन का अपना कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आसियान से फ्लैग से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। आसियान के फ्लैग में जो ये पैडी जो है, मतलब धान का जो ये व्हीट का टोटल 10 पैडी राइस का जो है वहाँ पे उस हिसाब से उस फ्लैग को बनाया गया है। 10 स्टॉक्स ऑफ पैडी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे? साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जो 10 मेंबर्स हैं उनके फ्रेंडशिप और सोलिडैरिटी को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है आसियान के मेंबर को। ठीक है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस जो भी आसियान के मेंबर हैं 10, उनके फ्रेंडशिप और सॉलिडैरिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे 10 स्टॉक्स ऑफ पैडी। तो ये क्वेश्चन आ सकता है आपके और ज़रूर आ सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट है अपना ये मनमोहन सिंह जी हैं जो हमारे एक्स डेप्यूटी सॉरी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है। उससे पहले वो फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर थे। ठीक है। फाइनेंस मिनिस्टर जब थे ना तो उस टाइम पे इनकी एक पॉलिसी इन्होंने स्टार्ट किया था, लुक ईस्ट पॉलिसी। इसमें ये था कि जो इंडिया है अपना, ठीक है, जो इंडिया है उससे जो ईस्ट साइड में जितने भी कंट्रीज़ है ना, म्यांमार हो गया और इधर सिंगापुर वगैरह, उससे रिलेशन अच्छे करना। 1992 में इन्होंने ये स्कीम लॉन्च किया था कि लुक ईस्ट पॉलिसी, जिसमें हम जो ईस्टर्न कंट्रीज़ है इंडिया के उनसे अच्छा रिलेशन करेंगे और उनसे अच्छा मतलब रिलेशन बनाएंगे और ट्रेड वगैरह बढ़ाएंगे। पर वो पॉलिसी पूरी तरह से फेल हो गया था और मतलब चीफ उस टाइम पे बुलाया गया था चीफ गेस्ट पे एशियन कंट्रीज़ के मेंबर को। 2018 रिपब्लिक डे पे चीफ गेस्ट के तौर पे भी आए। पर ये पूरी तरह से ईस्ट एशिया नेशन जो इंडिया जो बिल्ड करना चाह रहा था साउथ ईस्ट सॉरी ईस्ट एशिया कंट्रीज़ के साथ, वो पूरी तरह से फेल हो गया था। यहाँ पे मनमोहन सिंह जी के सामने ये फायर आपको सारे पेपर जलते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे देखा जा रहा है कि लुक ईस्ट पॉलिसी जो था मनमोहन सिंह का वो फेल हो गया था, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है आ सकता है आपका ये ड्रैगन वाला। जब मैं था 12th में और मेरे को ये क्वेश्चन आया था, ये ड्रैगन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो यहाँ पे देख सकते हो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना रिप्रेजेंट है और स्टार्टिंग में इसके फेस जो है वो ड्रैगन है। ये पूरी तरह से आप समझ रहे हो कि चाइना की ग्रोथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। चाइना की ग्रोथ को रिप्रेजेंट कर रहा है ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। चाइना की इकोनॉमी राइज कैसे हुई? क्योंकि पहले तो वहाँ पे कम्युनिज्म था। कम्युनिज्म में स्टेट के अंदर सारा कंट्रोल होता है और अगर आपको इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है तो आपको कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी अपनानी होगी। 1978 में वहाँ पे रिफॉर्म हुए थे। इसमें चाइना ने आइसोलेशनिज्म को पूरी तरह से हटा दिया था कि वो आइसोलेट नहीं रहेंगे वर्ल्ड से। वहाँ पे चाइना में अब 1978 के बाद से बाहर की कंपनीज भी अंदर आ सकती है। इसके लिए
यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है कि ये जो खड़े हैं यहाँ पे ली कॉन यू, जो कि ये है प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर के उस टाइम के। तो उन्होंने कहा कि सिर्फ वो कम्युनिज्म चाहते हैं चाइना में, और चाइना को नहीं चाहते कि वो कैपिटलिस्ट बने और ग्रोथ करे। मतलब चाइना आज बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगी, बहुत ज़्यादा उसकी इकोनॉमी बढ़ गई है। और चाइना ने ऐसे कैसे किया कि चाइना ने शॉक थेरेपी नहीं अपनाया जैसे यूएसएसआर ने अपनाया था। यूएसएसआर ने शॉक थेरेपी अपनाया था ताकि जब उनका आइडियोलॉजी था कम्युनिज्म का, वो डायरेक्ट शिफ्ट करना चाह रहे थे तुरंत ही कैपिटलिस्ट पे। तो चाइना ने शॉक थेरेपी ना अपनाकर स्लोली ओपन किया अपनी इकोनॉमी को, स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे अपनी इकोनॉमी को खोला। तो आज आप देख सकते हो वो कितना पावरफुल और प्रोग्रेस कर चुका है, डेवलप्ड है। सो ये चाइना के राइस को दिखा रहा है ये ड्रैगन, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हमारा ये मैप, ये आप पे कार्टून देख सकते हो, ये माओ जेडोंग है। तो ये चेयरमैन चाइना के थे जो स्टार्टिंग में जब चाइना आज़ाद हुआ उस टाइम पे माओ जेडोंग ने स्ट्रिक्टली फॉलो किया था किसे, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को। तो यहाँ पे रेड बुक देख सकते हो, माओ लिटिल रेड बुक। रेड बुक रेड कलर रिप्रेजेंट करता है कम्युनिज्म को। सो ऐसा मतलब उस टाइम पे था कि स्ट्रिक्टली आपको कम्युनिज्म ही फॉलो करना है। कंट्री पूरी तरह से कम्युनिस्ट है, इकोनॉमी पूरी तरह से जो गवर्नमेंट है उसके हाथ में है, और जो भी कमांड होगा वो चाइनीज़ इकोनॉमी का वो सरकार के हाथ में होगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग में ऐसा था, तो उस टाइम 1978 तक सब कुछ ऐसा ही था। तो इसलिए चाइना ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाया। पर 1978 के बाद से अगर आप देखते हो, सो यहाँ पे लिखा है कि हुज कैपिटलिस्ट रेड पावर टाई। रेड पावर टाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रेड कलर रिप्रेजेंट कर रहा है तो कम्युनिज्म को, कि भाई कम्युनिज्म भी होगा, बट टाई जो है, टाई रिप्रेजेंट करता है वेस्टर्न कल्चर को, और कैपिटलिस्ट को भी रिप्रेजेंट करता है एक तरीके से। सो इनका यह मानना था कि चाइना तो कम्युनिस्ट रहेगा ही, बट साथ साथ वो इकोनॉमी अपना खोलकर, यानी ओपन इकोनॉमी करके कि बाहर के कंट्रीज भी आकर अपना ट्रेड कर सकते हैं, या फिर अपना जो भी शॉप्स वगैरह ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ भी बहुत अच्छा हो रहा था 1978 के बाद से। सो ये आइडियोलॉजी तो थी चाइना की पहले कम्युनिस्ट की थी सिर्फ, और बाद में इन्होंने क्या किया, कम्युनिस्ट के साथ साथ कैपिटलिस्ट मॉडल भी अपना लिया, जिस वजह से चाइना आज इतना आगे जा चुका है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ये साइकिल वाला कार्टून। साइकिल वाला कार्टून हमने बहुत बार देखा होगा पर समझ नहीं आता कोई है क्या। सो अगर आपने अभी ये वाला एक्सप्लेनेशन समझा तो ये भी समझ जाओगे, क्योंकि ये जो एक व्हील है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कम्युनिज्म को। कम्युनिस्ट पार्टी का ये सिंबल है, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कम्युनिज्म को, दूसरा रिप्रेजेंट कर रहा है कैपिटलिस्ट को। सो दोनों को बैलेंस करके ये चाइना पूरा बना है, तो चाइना चल रहा है। तो कम्युनिज्म भी है वहाँ पे और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, जिस वजह से पूरी इकोनॉमी ओपन 1978 के बाद से। सो वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि चाइना जो है, चाइना नाम का कंट्री, वो कम्युनिज्म और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी दोनों को साथ लेकर चल रहा है और बहुत ही अच्छे से मैनेज कर रहा है, ठीक है। तो यही रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप वीडियो को स्टॉप करके यहाँ पे आप रीड भी कर सकते हो या फिर नोट कर सकते हो अपने कॉपी में। नेक्स्ट यहाँ पे पाकिस्तान का, पाकिस्तान से रिलेटेड है ये। सो यहाँ पे परवेज़ मुशर्रफ है ये, जो कि मिलिट्री कूप कर दिया था जिसने पाकिस्तान में, आपने पढ़ा होगा। सो यहाँ पे उसने क्या किया था, मतलब यहाँ पे इस कार्टून में दिखाया जा रहा है कि सारे पावर्स जो है वो आर्मी जनरल के हाथ में है, ठीक है। कोई भी कंट्री पावरफुल, डेमोक्रेटिक कंट्री पावरफुल या तो प्रेसिडेंट होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, पर यहाँ पे मिलिट्री जनरल जो है, आर्मी जनरल, वो ज़्यादा पावरफुल है एज़ कम्पेयर टू प्रेसिडेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट से ज़्यादा पावर किसके पास है, आर्मी जनरल के पास। तो ये जिस हिसाब से चाहता है यहाँ पे पावर डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। तो ये दिखा रहा है मुशर्रफ की डोमिनेंस को, कि वो अकेले एक मिलिट्री पर्सन होकर कितना पावर होल्ड कर रहा है। आज भी आप देख सकते हो कि इमरान खान ने मिलिट्री के अगेंस्ट आवाज़ उठाया तो उसे पहले तो प्रेसिडेंट से हटा दिया गया, और ऊपर से वहाँ पे जो भी है पूरी तरह से इमरान खान पे हमला किया जा रहा है। सो 1999 में मिलिट्री कूप हुआ था यहाँ पे पाकिस्तान में, जो कि परवेज़ मुशर्रफ ने किया था। भले कि बाद में वो हट गए, पर बात ये हुई कि अभी भी जो है वहाँ की आर्मी ज़्यादा पावरफुल है एज़ कम्पेयर टू एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर से, ठीक है। सो आर्मी जो कहती है वो वहाँ पे होता है, और बस नाम के लिए डेमोक्रेसी है, पर डेमोक्रेसी का हमेशा यहाँ पे फेल ही हुआ है। हमेशा मिलिट्री कूप आ जाता है और मिलिट्री वहाँ पे शासन करने लगती है, ठीक है। तो ये ये पिक्चर वही डिपिक्ट कर रहा है कि मिलिट्री ज़्यादा पावरफुल है, जो परवेज़ मुशर्रफ वो ज़्यादा पावरफुल है, और मिनिस्टर्स या फिर जो भी आर्मी है उसे अब उन्हें अपने हिसाब से वो पावर दे रहा है, उन्हें अपने हिसाब से वो कंट्रोल कर रहा है। नेक्स्ट हमारे श्रीलंका का है। ये राजापक्ष, आपने न्यूज़ में लेटेस्ट में ही सुना होगा कुछ महीनों पहले, जब पाकिस्तान ये
श्रीलंका की इकोनॉमी पूरी तरह से कोलैप्स हो गई थी और वो श्रीलंका से भाग गए थे। तो ये कार्टून तो पहले का है। और आपने 10th क्लास में अगर आपको याद हो तो आपने पढ़ा होगा कि वहाँ पे एथनिक सोसाइटी को लेकर बहुत ज़्यादा वो दो ग्रुप के बीच में झगड़ा चलता है, जो सिन्हाला है और तमिल इलाम है। तो तमिल इलाम को कभी भी राइट नहीं दिया गया सिन्हाला की तरफ से। तो उन्होंने क्या किया, अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बना लिया LTTE, जिसे इसका फुल फॉर्म है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलाम। तो उनका कहना है कि हमें श्रीलंका से अलग कर दो, हम श्रीलंका से अलग रहना चाहते हैं। पर सिन्हाला अपना डोमिनेंस करते हैं और किसी को भी मतलब श्रीलंका को टूटने नहीं देते हैं और तमिल की बात भी नहीं मानते, ना तमिल को कोई राइट्स मिलता है वहाँ पे। तो यहाँ पे लायन जो है वो डिनोट कर रहा है किसे, सिन्हाला कम्युनिटी को। टाइगर डिनोट कर रहा है LTTE जो ही है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलाम। ठीक है, उन्हें ये जो टाइगर है उसे चाहिए सेपरेट स्टेट, अपना एक सेपरेट, हमें सेपरेट कर दो, श्रीलंका को दो भाग में बांट दो। पर ये लायन नहीं चाहता, मतलब पावरफुल दोनों है और दोनों को कंट्रोल कौन कर रहा है, वहाँ का जो भी प्रेसिडेंट है, वो राजपक्षे उस टाइम पे थे, तो वो कंट्रोल कर रहे हैं। सो ये दिखा रहा है कि श्रीलंका लीडरशिप कैसे बैलेंस कर रही है सिन्हाला और तमिल मिलिटेंट्स के बीच और पीस को कायम कर रही है। तो वैसे ये क्वेश्चन तो आना मुश्किल है, मतलब नहीं आएगा, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही पुराना है और अब तो वहाँ पे बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं, क्योंकि अब राजपक्षे भी नहीं रहे वहाँ के प्रेसिडेंट। अब नेक्स्ट है हमारा कि ये वाला दिखा रहा है प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह को, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, और साथ में जनरल परवेज मुशर्रफ को। तो ये परवेज मुशर्रफ है और ये डॉक्टर मनमोहन सिंह है। तो यहाँ पे दिखा रहा है इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन एक पजल की तरह है। ठीक है, तो हमेशा यहाँ पे कश्मीर के डिस्प्यूट को लेकर बात होती है, टेररिज्म को लेकर बात होती है, बॉर्डर को लेकर डिस्प्यूट होता है, पर यहाँ पे कोई कंक्लूजन सही से निकलता नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों अपने में ही झगड़ते रहते हैं और कभी भी एक दूसरे के बात को एग्री नहीं करते, जिस वजह से यहाँ पे लगातार डिस्प्यूट होता रहता है और लड़ाइयाँ होती रहती है, सर्जिकल स्ट्राइक्स होते रहते हैं, पर कभी भी कोई सटीक कंक्लूजन नहीं निकल पाता है, कोई सॉल्यूशन नहीं निकल पाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, ये है सार्क का मीटिंग। देखो, सार्क समिट है, यहाँ पे ये डिपिक्ट कर रहा है कि पाकिस्तान और इंडिया पास की चेयर और भी ज़्यादा पास है बाकी कंट्री से। सो यहाँ पे सार्क में आते हैं साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। सो ये सारे कंट्रीज जो है ना, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन में पूरे साउथ एशिया का जो भी मतलब जितने मेंबर है वो सारे आ रहे हैं। पर बात यहाँ पे ये हो जाती है कि जब भी यहाँ पे मीटिंग होती है तो कभी इंडिया एग्री नहीं करता, कभी पाकिस्तान एग्री नहीं करता। ये कभी कोई मीटिंग अटेंड नहीं करना चाहता, अगर इंडिया आ रहा तो पाकिस्तान नहीं आता, पाकिस्तान आ रहा तो इंडिया नहीं आता। 2016 में इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक किया पाकिस्तान पे, तो फिर उस टाइम पे इंडिया के साथ साथ और भी कंट्रीज ने सार्क समिट अटेंड नहीं किया। दोनों आसियान और सार्क सेटअप किए गए थे ताकि सीरियस डिस्प्यूट्स जो भी है हमारे साउथ एशिया में उसे सही से मतलब सेटल डाउन किया जा सके, पर ऐसा कभी हो नहीं पाता और हमेशा ही सार्क और आसियान सार्क हमेशा फेल्यूर ही रहा है हमेशा। ठीक है, और इस क्यों फेल्यूर रहा है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान की कभी बनती नहीं और बाकी कंट्रीज को चाह कर भी कुछ कर नहीं सकते, मतलब कुछ ऐसा सॉल्यूशन इनके बीच ला नहीं सकते। नेक्स्ट है हमारा, ये ग्लोबलाइजेशन चैप्टर से है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये मिक्की माउस है। ठीक है, मिक्की माउस किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, वेस्टर्न वर्ल्ड को। वेस्टर्न वर्ल्ड इधर से जहाँ पे अमेरिका हो गया, यूरोपियन कंट्रीज हो गए, मैकडोनल्ड, टेक्नोलॉजी, टेवी, कोको कोला, मिक्की माउस, ये सब कहा के वेस्टर्न टेक्नोलॉजी, वेस्टर्न चीज़ें हैं। सो यहाँ पे दिखा रहा है कि मिक्की माउस जो है अपना गन लेकर, अपने टीम लेकर कैसे अटैक कर रहा है, मतलब किस तरह से कैप्चर कर रहा है पूरे वर्ल्ड को। सो ये पूरे वर्ल्ड में जो आपको पता है कि ये चीज़ें कैसे फेमस है, कोका कोला, मिक्की माउस, डोनाल्ड डक, मैकडोनल्ड, सब इसी से प्रभावित है और इसी ऐसी चीज़ों को यूज़ करते हैं। मतलब इन्होंने, इनका मार्केट इतना बड़ा है कि पूरे वर्ल्ड में ही हर जगह ये फैले हुए हैं। तो दिखा रहा है कि किस तरह से पूरे वर्ल्ड को कैप्चर कर रखा है मिक्की माउस ने, और यहाँ पे जिस तरह से इसे डिपिक्ट किया गया है कि पूरे वर्ल्ड में जो है इन्हीं का राज चल रहा है। सो वेस्ट के ऊपर, वेस्ट के कंट्रीज़ के ऊपर हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है गुड्स के लिए। ठीक है, यूएस के प्रोडक्ट्स से हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज वहाँ की जब आती है तो ये था हमारा ग्लोबलाइजेशन का, जिसमें ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है अगर ये मतलब ये क्वेश्चन, ये अगर कार्टून आता है आपके पास तो। ये लास्ट है हमारा इस चैप्टर का।
इसमें दिखा रहे इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन हुआ तो क्या हुआ कि ट्रेड तो सारे कंट्रीज के आसपास के बीच बढ़ गई, फ्लो ऑफ पीपल भी बढ़ गए। मतलब जो इंडिया में पढ़ रहा है वो अगर अच्छा पढ़ रहा है, अगर अच्छा स्कोर कर रहा है, और अगर उसे यूएस से ऑफर मिलता है तो यूएस में जाके काम कर रहा है। जैसे आप सुंदर पिचाई को देख सकते हो, गूगल के जो सीईओ है। तो यहाँ पे पहले एक माँ है एक बेटा है, यहाँ पे भी एक माँ है बेटा है। तो ये यूएस के सिटीजन है, ठीक है, यूएस के सिटीजन है। यस्टरडे यानी कल के दिन माँ से बोलती है कि जल्दी से मतलब डिनर कंप्लीट कर लो, ताकि जल्दी से डिनर कंप्लीट कर लो, क्योंकि चाइना और इंडिया में तो लोग आज भी भूखे मर रहे हैं। पर आज के दिन इनका ये कहना है कि जल्दी से अपना होमवर्क कंप्लीट कर लो, ताकि तुम सही से जॉब ले सको, और तुम्हारा जॉब इंडिया और चाइना वाले आकर छीन लेंगे अगर तुम सही से पढ़ते नहीं हो तो। यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि जो अमेरिका में है या फिर वेस्टर्न कंट्रीज में लोग ज़्यादा शिफ्ट हो रहे हैं इंडिया चाइना से, और वहाँ जाकर जॉब करना पसंद कर रहे हैं, और वहाँ के जो नेटिव लोग हैं जो अमेरिकन से उनके अपॉर्चुनिटीज़ को छीन रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग यूएस जाते हैं, यूएस के वहाँ जॉब करने के लिए, जो अमेरिकन्स हैं उन्हें जॉब नहीं मिल पाता। जिस टाइम पे एक टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक स्टेटमेंट दिया था कि बाय अमेरिकन, अमेरिकन प्रोडक्ट्स खरीदो, हायर करो अमेरिकन को ही, और अमेरिकन लोगों को ही नौकरी पे दो। मतलब एक तरीके से अमेरिकन लोगों को जॉब्स ज़्यादा दो एज़ कम्पेयर टू बाहर वालों को, क्योंकि बाहर वाले जो है मतलब बाहर अमेरिका के बाहर कंट्रीज़ के वो वहाँ पे जाके जॉब कर रहे हैं, और अमेरिकन्स को ही जॉब नहीं मिल रहा है। तो ये पूरा था इस कार्टून का सॉल्यूशन, मतलब एक्सप्लेनेशन। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और सेकंड बुक का भी वीडियो आ गया है चैनल पे जाके आप देख सकते हो। और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।